ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-फाई अस्पतालों की कमी के चलते ग्रामीणों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सर्दी खांसी बुखार से लेकर कैंसर तक के पेशेंट का प्रथमोपचार करते हैं डॉक्टर अंचित विश्वास। चामुर्शी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित साई होम्योपैथिक क्लिनिक, जो है डे केयर सेंटर, यहाँ उपलब्ध है सोनोग्राफी, एक्स-रे एवं ऑक्सीजन सुविधा के साथ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अंचित विश्वास। डॉक्टर अंचित विश्वास पिछले 19 वर्षों से चामुर्शी स्थित साई होम्योपैथिक क्लिनिक में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। मैं डॉक्टर अंचित विश्वास। कल 20 मई को मेरा 19 साल पूरा होगा मेरे दवाखाने में। मैंने अपना डिग्री पुरुषोत्तम दास बागला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है और मैंने अपना एमडी की डिग्री खामगांव मेडिकल कॉलेज से किया है, पंचशील होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खामगांव से। और आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करीबन 19 साल हो गया है। कल मेरा 20वां साल शुरू होने वाला है। डॉक्टर विश्वास साहब, आप मुझे बताइए, आप पिछले 19 वर्ष से एक ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, या तो अभी 2015 के पहले तो काफी मतलब पिछड़ा एरिया इसको माना जाता था। किस तरीके से आपका एक अनुभव पूरे 19 साल का रहा, कैसा महसूस किया आपने इस 19 सालों में? जी, जब मैं पहले टाइम यहाँ पर बैठा तो इतना पेशेंट नहीं रहता था मेरे पास, कुछ कम पेशेंट रहते थे। बट धीरे धीरे से यहाँ के जो जनता है मुझ पर अपना भरोसा दिखाने लगे और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने सामने वाले को अपना प्यार दिए या अपनी आदर दिए तो सामने वाला भी हमें अपनी आदर और प्यार हमें फिर से प्रदान करते हैं। और उनके रिस्पॉन्स की वजह से आज यहाँ पर जो मैं पहले 20 पेशेंट देखता था तो आज मैं 100 पेशेंट तक दिन में देख लेता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत अच्छा अचीव किया है यहाँ पर। सर, कौन कौन से डिसीज के ऊपर के पेशेंट मतलब आप यहाँ ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं? जी, मैं यहाँ पर एक फैमिली फिजिशियन के जैसा काम करता हूँ। एकदम सर्दी खांसी बुखार से लेके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बोलते हैं, वहां तक के केसेस को मैं यहाँ पर प्रथम उपचार के लिए देख लेता हूँ। और उसके बाद जिन्हें मुझे लगता है कि इन्हें सामने बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए तो मैं उन सभी को उस टाइम पे रेफर कर देता हूँ। मेरे पास ईसीजी मशीन, एक्सरे वगैरह सब कुछ है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है या प्राइमरी जो जांच है वो यहाँ पर हो जाता है सब कुछ। उसके बाद अगर हमें लगता है कि इसकी सामने की जो ट्रीटमेंट है हमें बड़े हॉस्पिटल में करना चाहिए जहाँ पर सारी फैसिलिटी रहता है, तो हम उनको उस टाइम पर भेज देते हैं। जनरली हम देखते हैं जब पत्रकारिता की ओर हम जाते हैं और देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं होती है। कई सर्दी खांसी बुखार या उससे भी ज्यादा कुछ मतलब पेशेंट है किसी प्रकार का, तो वो टैबलेट ले लेते हैं और टैबलेट के लिए भी वह मेडिसिन स्टोर नहीं होता, किराना शॉप में टैबलेट आजकल बिक जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे जो पेशेंट है, उन पेशेंट के बारे में आप क्या राय रखते हैं और उन पेशेंट को आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे? जी, कभी भी किराने दुकान से या मेडिकल शॉप से खुद होके मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन अपने जगह पे ही एक पावरफुल एक केमिकल होता है जिसका साइड इफेक्ट हमें कभी भी दिख सकता है। और उस वक्त उस पेशेंट को कहीं ना कहीं से हो सकता है 100 में से एक पेशेंट जिसको उसका कहीं ना कहीं से तकलीफ भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी बाहर से किसी किराने की दुकान से या मेडिकल से खुद होके या मेडिकल वाले से पूछ के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से अभी हाल ही में पेंडेमिक आकर गया है, कोरोना काल होकर गया है, तो सर्दी खांसी बुखार जनरल हो जाता है तो वो डॉक्टर को परामर्श के लिए कभी आते नहीं है। ग्रामीण के लोग खुद ही इलाज उसका काढ़ा वगैरह बनाकर पी लेते हैं। लेकिन इस तरीके से वायरल फीवर की बड़ी कोई बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है। ऐसी केसेस में पेशेंट जो होते हैं ग्रामीण के, उन्होंने इसको कैसे पहचानना चाहिए? क्या लक्षण इसके सिम्टम्स रहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी, कोरोना जो है वो एक कोरोना बोले तो निमोनाइटिस, सिर्फ कोरोना सर्दी खांसी बुखार बोले तो कोरोना नहीं है। कोरोना में जो सीरियस जो बनता था वो है निमोनाइटिस, जिसको उसका लोअर जो लंग्स है वहां पर वो इन्फेक्ट होता था और वहां पर जाके वो कहीं ना कहीं से हमें बाद में मौत तक ले जाते थे। बट यहाँ पर जो सर्दी खांसी बुखार लेके जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक उनके सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू ना हो जाए, जब तक उनके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट ना हो। यूआरटीआई जिसे हम लोग अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जहां तक वो सिंपल हमारे जो चामुर्शी लेवल में भी वो ठीक हो जाता है। बट वहीं पे अगर कभी देखा जाए कि लोग
निमोनाइटिस पर तो छाती में आवाज आना, सांस फूलना, थोड़ा सा चलने के बाद उन्हें दम आना, या बहुत ज्यादा बुखार, तेज बुखार के साथ उन्हें सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में गड़गड़ आवाज आना, तो ये सारे जब लक्षण दिखने लगता है तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एक कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, वो कभी प्राइमरी लेवल पे डायग्नोस्टिक सेंटर जाके जांच नहीं कराते हैं कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन काफी वर्षों से वो जो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ऐसी पेशेंट के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जो प्राथमिक जांच है वो अपने डॉक्टर से, जो फैमिली फिजिशियन होते हैं उनसे कर लेना चाहिए, और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो हमें उनके सामने की जांच के लिए जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उन्हें जाके उन्हें दिखाना चाहिए, और उसके बाद उनका जो निदान है वो करके फिर उनका सामने का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर, आप काफी सराहनीय काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। आप इतने 19 बरस से आज कंप्लीट आपको कल हुआ है, और सालगिरह आपके अस्पताल की हुई है, मान लीजिए 20वां साल आपको शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो कई जगह आज भी हम देखते हैं परंपरागत तरीके से कि झाड़ फूक से भी आज इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। किसी बाबा बुआ के पास जाके वो झाड़ फूक करते हैं, अंगारा बिंगारा वो लगा के वो इलाज को जो है शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से परामर्श नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे इनके लिए ऐसा कहना है कि अगर आपने कभी हमारे द्वापर युग में भी अगर जाते हैं, जहाँ राम थे, जब लक्ष्मण को बाण लगी थी तो राम ने उस टाइम पे बाण को ठीक करने के लिए वहां के जो वैद्य थे उनको उन्होंने बुलाए थे। वो खुद भगवान होते भी उन्होंने उस टाइम पे झाड़ फूक का इस्तेमाल ना करते हुए वहां पर एक वैद्य के पास जाके फिर वो संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने हनुमान जी को कहीं भेज पहाड़ में, और वहां से वो संजीवनी बूटी लेके फिर जाके उनको खिलाने के बाद जाके वो ठीक हुए। इसका मतलब उस टाइम पर भी, उस वक्त भी भगवान को भी मेडिसिन की जरूरत पड़ी थी। तो ये झाड़ फूक का जो तरीका है मुझे लगता है ये गलत है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो चर्म रोग के पेशेंट होते हैं उसके लक्षण कैसे पहचाने, और उन पेशेंट ने आपके पास में किस तरीके से इलाज मतलब उपचार की शुरुआत करना चाहिए? जी, चर्म रोग विभिन्न किस्म के होते हैं। जो बहुत बड़े जो बीमारी है चर्म रोगों में उसमें से आते हैं कुछ सोरियासिस, और अभी जो नेचुरल जो बार बार जो हमारे पास जो लेके आ रहे हैं पेशेंट, जिसका रेजिस्टेंस देखा जा रहा है वो है फंगल इन्फेक्शन। जो जांघों में खुजली होने की जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा अभी पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो वो जांघों की खुजली को उन लोग क्या करते हैं कि मेडिकल से खुद होकर मेडिसिन खाते हैं, तो उससे वो मेडिसिन रेजिस्ट होता है, और उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि रिकरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है फंगल इन्फेक्शन का। और उस रिकरेंस की वजह से अभी डॉक्टर लोग भी दवाई देते हैं तो जल्दी से ठीक नहीं होते, उनको 2-3 टाइप के एंटी फंगल ड्रग यूज करना पड़ता है तो जाके वो ठीक होता है। और उसका अगर उन्होंने प्रॉपर कोर्स अगर कुछ जो रहता है वो अगर करते हैं तो ठीक हो जाएंगे। बाकी जो दूसरे रहते हैं, स्कैबीज रहते हैं जो कि रात के टाइम पे खुजली बढ़ता है, और कुछ जो एसएलई वगैरह जो रहता है उसके लिए भी हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मलेरिया केसेस में डेथ के जो रेशो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे होता है। इसका कारण जो दिखाई देता है, उन्हें अवेयरनेस न होने की वजह से जो सर्दी लग के जो बुखार आता है, उन्हें ठंड लग के जो बुखार आता है उसको भी वो नॉर्मल फीवर ही समझ लेते हैं। मलेरिया के लिए किस तरीके के लक्षण होते हैं, कैसे मरीज पहचाने उसको, और कैसे इमीडिएटली या किस लेवल पे जाके डॉक्टर से परामर्श करें? जी, मलेरिया जो है वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, और मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से होता है। और आजकल जो जंगल एरिया में जो हमारे जो भाई बहन रहते हैं उन सब जो एकदम जंगली एरिया में है जहाँ पर मच्छर की परिमाण बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो मच्छर के डसने से ये मलेरिया की बीमारी होता है। एक मलेरिया रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि जनरली हम लोग अपने ही क्लिनिक में उनको ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स रहता है उसका जो बीमारी का जो लक्षण है वो ठंड लग के बुखार आता है, बहुत तेज बुखार, करीबन 101 के ऊपर ही बुखार रहेगा। साथ में उनको बहुत बदन दर्द और सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, और वो भी टाइम टाइम से होगा। एक तो दोपहर को हो रहा है तो दोपहर को फिर से रिपीट होगा ठंड लग के बुखार आना, और बहुत पसीना आता है। तो ये एक लक्षण है जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का है। दूसरा वाला जो थोड़ा सा खतरनाक जिसे हम लोग बोल सकते हैं वो है फैल्सिफरम मलेरिया, जो कि बाद में वो अगर अनट्रीटेड रहा, उसको अगर प्रॉपरली अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो वो ब्रेन मलेरिया जिसे हम लोग कहते हैं वहां तक वो जा सकता है, जो कि मृत्यु मुखी भी पड़ सकते हैं पेशेंट। अगर वो पहले से अगर निदान उसका हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हमारे सरकारी दवाखाने में भी बहुत अच्छा होता है,
वहां पर भी उपलब्ध है उसका पूरा ट्रीटमेंट। अगर वहां पर भी हो जाए 5 दिनों में वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ओके सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं या उच्च श्रेणी के पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जनरली डॉक्टर कहने से एमबीबीएस एमडी की तरफ में जाते हैं, होम्योपैथी या आयुर्वेदा की तरफ में वो जाते नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये होम्योपैथी की जो थेरेपी मतलब जो उपचार प्रणाली है, ये कितनी कारगर है, कितना इसका असर जो है विशेषता के तौर पर उपचार में होता है? जी, होम्योपैथी और एलोपैथी एक ऐसी दवाई है जो ऑपोजिट है। एलोपैथी खराब नहीं है। एलोपैथी एक ऐसी दवाई है जो इमरजेंसी में काम करता है, इंसान को बचाने के लिए काम करता है। तो कोई खराब पैथी नहीं है, उसका इस्तेमाल हमेशा इमरजेंसी में किया जाता है। सबका एक लिमिटेशंस होता है। जो होम्योपैथिक है वो क्रॉनिक डिसीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इवन स्किन डिसीज के लिए तो बेहतरीन काम करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने सोरियासिस को ठीक किया है, और इस किस्म के एंटी फंगल जो ड्रग्स वगैरह है होम्योपैथी में बहुत अच्छे हम लोग केस टेकिंग लेके दे सकते हैं। और जो होम्योपैथी के जो पेशेंट है, मुझे लगता है कि एक हायर जो क्लास के जो लोग रहते हो वो आजकल कन्वर्ट हो रहे हैं होम्योपैथिक लेने के लिए। मेरे पास जो सबसे ज्यादा जो पेशेंट है होम्योपैथिक के, वो सब हायर क्लास वाले ही है। जो सुशिक्षित है उन लोग आजकल होम्योपैथी को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। यहाँ की बंगाली फैमिलीज है जिन लोग पहले से अवेयर है होम्योपैथी की तरफ, तो इन लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं हम लोग को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए। ओके सर, ये मई महीने से जून के अंत तक के ये जो 2 महीने का सब होता है, पीरियड होता है, इसमें धूप कभी बहुत ज्यादा रहती है, धूप ना भी रहे तो चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा रहती है, गर्म बहुत होता है, हीट वेव जैसे एक मौसम बनता है। तो ऐसे में बच्चों की देखरेख किस तरीके से करना चाहिए पेरेंट्स ने, और बच्चों में यदि हीट वेव का कोई लक्षण हो तो उसे कैसे पहचाने और कैसे डॉक्टर से परामर्श करें? जी, ये जो गर्मी का सीजन है और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं विदर्भ के, वहां पर गर्मी करीबन 44 डिग्री या 45 डिग्री तक चली जाती है, जिससे बच्चे से लेके बूढ़े तक कहीं भी हम लोग को हीट वेव से या हम लोग हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं वो उसके होने की संभावना रहता है। उसमें बच्चे लोग ज्यादा रिस्की इसलिए है क्योंकि उनका इम्यून पावर थोड़ा सा कम ही होता है। तो मेरा कहना है कि इस गर्मी में जहाँ तक हो सके पानी के परिमाण ज्यादा लेना चाहिए। हमें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए बॉडी को। और इससे बचने के लिए दोपहर 10 से लेके 5 बजे तक घर से ना निकले और घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।